सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे अध्याय 3, जिसका नाम है वैद्युत रसायन। और ये चैप्टर परीक्षा की दृष्टि से तो इम्पोर्टेंट है ही। इसमें कई सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो काफी ज्यादा कठिन हैं, तो उनको भी हम बिल्कुल सरल भाषा में अच्छे से समझेंगे। और हम लोग जो स्टडी करते हैं, आपको पता है कि नोट्स के साथ में स्टडी करते हैं ताकि कंप्लीट आपकी पूरी हेल्प हो सके। तो आपको हर क्वेश्चन के साथ में नोट्स भी दिखाया जाएगा और आप खुद से नोट्स बना सकते हैं। और साथ में पीडीएफ नोट्स यदि आपको चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट sandeepkharenotes.com पर विजिट करके वहां से पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और नोट्स को कैसे डाउनलोड करना है, इसकी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो वहां से आप उस वीडियो को देख के अच्छे से समझ जाओगे कि नोट्स को कैसे डाउनलोड करना है। अगर आपको नोट्स डाउनलोड नहीं भी करना है तो वीडियो के अंदर ही, इस वीडियो लेक्चर के अंदर ही आपको नोट्स का फोटो दिखाया जाएगा, यानी कि नोट्स का स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिखाया जाएगा। तो आप उसको वीडियो को पॉज करके उस पूरे को अच्छे से खुद से नोट्स बनाते हुए लिख भी सकते हैं। दोनों फैसिलिटी है। चलिए स्टार्ट करते हैं अध्याय 3। एक अच्छी सी शाम है, एक अच्छा सा माहौल है और शुरुआत करेंगे अध्याय 3 की। आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, अच्छे से समझिएगा, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर करिएगा। और कमेंट बॉक्स आपका है, पढ़ाना मेरा है। जो आपको लगता है आप कमेंट बॉक्स में नीचे अपनी राय जरूर छोड़िएगा। चलिए चलते हैं। और हम देख सबसे पहले अपना जो है अध्याय 3, जिसका नाम है वैद्युत रसायन। इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसे मतलब अंग्रेजी का जो इसका टर्म है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हमने हेडिंग लगाई हुई है, हम पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं, विद्युत रासायनिक सेल होते क्या है, ये समझेंगे। उसके बाद हम डैनियल सेल को समझेंगे और ये पूरे चैप्टर की जान है। डैनियल सेल, जिसे हम जिंक कॉपर सेल भी कहते हैं। तो इसकी क्रिया विधि बड़े ही आसान भाषा में समझेंगे और इसका आइडिया कैसे आया, पूरी एक अपने आप में कहानी है। तो वीडियो लेक्चर देखते समय आपको ऐसा लगेगा कि आप एक कहानी समझ रहे हो। कहानी से आप एक एक पॉइंट पूरा अच्छे से समझ पाओगे। आप चाहे ये वीडियो लेक्चर देख लो, चाहे आप अपनी बुक पढ़ लो, दोनों बराबर होगा। तो इसलिए हम लोग एक स्टोरी के तौर पर लेकर चलेंगे ताकि सारी चीजें क्लियर हो। आप बीच का कोई पर्टिकुलर लेक्चर देखते हो तो हो सकता है कि वो आपको समझ में ना आए, क्योंकि आपको शुरुआती वीडियो लेक्चर देखना काफी इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि हर एक चीज का एक क्रम होता है और क्रम के अकॉर्डिंग ही चलना हमें चाहिए। देखो, डेनियल सेल पढ़ने के बाद फिर हम डेनियल सेल के अंदर ही एक टर्म आएगा लवण सेतु। तो उस पे भी हमने एक क्वेश्चन ही बना दिया है जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, त्रैमासिक परीक्षा, छमाही परीक्षा और प्री बोर्ड और वार्षिक। वो क्या है, लवण सेतु किसे कहते हैं, इसके कार्य लिखिए। तो ये क्वेश्चन भी आप समझ सकते हो और ये टॉपिक बाय टॉपिक है। मतलब अगर आप पहला क्वेश्चन पढ़ोगे उसके बाद ही आप दूसरा क्वेश्चन पढ़ सकते हो। मतलब एक दूसरे से रिलेटेड है और किताब के क्रम के अनुसार ही है। तो सारी चीजें एक के बाद एक अच्छे से क्लियर होंगी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे वोल्टीय सेल, जिसका दूसरा नाम है गैल्वेनिक सेल। और इसे हम विद्युत रासायनिक सेल भी कहते हैं। और कितने प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में बदल बदल के पूछा जाता है, तो हम अथवा कर करके भी उसको लिखते हैं ताकि कैसा भी क्वेश्चन हो आप तुरंत समझ जाओगे कि ये किस क्वेश्चन से रिलेटेड है, किस क्वेश्चन से ये पूरी तरीके से रिलेट करता है। अब देखो, जैसे इलेक्ट्रोड विभव से आप क्या समझते हो, इसको प्रभावित करने वाले कारक। तो यहाँ पे हम ये समझेंगे इस चैप्टर के अंदर कि इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है, इसको कैसे कैसे कारक है जो प्रभावित कर सकते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव को पढ़ेंगे। फिर देखो, इलेक्ट्रोड विभव पढ़ लेंगे तभी तो हमें मानक इलेक्ट्रोड विभव समझ में आएगा ना। तो पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है, उसके बाद हम पढ़ेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव। इसके बाद किसी सेल के विद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हो, कोई भी सेल होगा, दो अर्ध सेल रहेंगे, तो उनमें हम विद्युत वाहक बल कैसे निकाल पाएंगे। मतलब ये चैप्टर आपको पूरा इतना सरल लगेगा कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। और आप पहली बार अध्याय 3 को इतने सरल तरीके से अच्छे से समझोगे। बस ध्यान आपको देना है, जब भी आप पढ़ने बैठो तो ये मेक श्योर कर लो
कि आपके आसपास कोई हल्ला ना हो रहा हो और आप एकांत में बैठे हो, कॉपी पेन लेकर बैठे हो, अच्छा सा मूड है, तब आप इसको देखो, चाहे आप सुबह देखो या शाम को देखो। इसके बाद देखो किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल और विभवांतर दोनों में फर्क क्या होता है, ये भी हम यहाँ पे समझने वाले हैं। इसके बाद जो ननसर्ट समीकरण है, ननसर्ट इक्वेशन, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और काफी ज्यादा टफ भी है, उसको हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी शामिल किए गए हैं और ये देखो आप दोनों न्यूमेरिकल सेल है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, यहाँ पे एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, यहाँ पे एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। फिर इसके बाद एक और, एक सेल के ईएमएफ का परिकलन करना है जिसमें निम्न अभिक्रियाएं हो रही हैं, तो वो अभिक्रियाएं भी हम आगे उसमें देखेंगे कि कौन कौन सी हैं। ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 आता है कि निम्नलिखित सेलों की 298 केल्विन पर ननसर्ट समीकरण ईएमएफ लिखिए। तो ननसर्ट समीकरण और ईएमएफ ये परीक्षा में ये पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लिए हुए हैं, वो भी टॉपिक भी आप समझ सकते हो कि कितने इंपॉर्टेंट है। तो अध्याय में आगे बढ़ते हुए हम इस तरीके से न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। आईआईटी लेवल के भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिए हुए हैं जो 2017-18 में आए हुए हैं, तो आप समझ सकते हो। ये देखो, फिर इसके बाद हमारा टॉपिक गिब्स ऊर्जा परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। फिर आएगा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, इसका महत्व क्या है, इसके अनुप्रयोग क्या है, ये भी बहुत अच्छे से समझेंगे। फिर आता है विद्युत अपघटनी सेल किसे कहते हैं, इसकी संरचना कैसे होती है, फिर विद्युत अपघटनी सेल और गैल्वेनिक सेल में अंतर। तो आप पहला वीडियो लेक्चर ही देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सीरीज कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप समझ गए होंगे कि इसमें आपके सारे काम के क्वेश्चन हैं, इसलिए आपको मिस करना सही नहीं होगा। इधर उधर भटकने से अच्छा है कि आप एक ही वीडियो लेक्चर के अंदर पूरा अपना नॉलेज इकट्ठा करें और अध्याय 3 को कंप्लीट स्टडी करें। फिर निम्नलिखित अपचयन क्रियाओं के लिए कितने कूलाम आवश्यक होगा, तो देखो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे विद्युत अपघटनी चालकता क्या है, धात्विक चालकता क्या है, विद्युत अपघटनी चालकता और धात्विक चालकता में जो अंतर है उसको हम यहाँ पे समझने वाले हैं। फिर यहाँ पे ये टर्म समझेंगे, प्रतिरोध चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध, सेल स्थिरांक, विशिष्ट चालकता, मूलर चालकता, तुल्यांकी चालकता। ये क्वेश्चन भी परीक्षा में 1-2 नंबर के अंदर पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी कंपटीशन एग्जाम जो होते हैं उनमें भी पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद किसी विलयन की चालकता तनुता के साथ क्यों घटती है और जल की मूलर चालकता ज्ञात करने का एक तरीका बताइए, ये भी हम यहाँ पे करेंगे। कोलराउस का काफी इंपॉर्टेंट रूल है, एक ननसर्ट समीकरण, दूसरा कोलराउस का नियम, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इनके अनुप्रयोग क्या है, एक्चुअल में कोलरास का नियम है क्या, ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस की जाएगी। इसके साथ अनंत तनुता पर, ये कोलरास की नियम पर आधारित एक न्यूमेरिकल है जो काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी हम लोग करेंगे। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन है, हमारा सिलेबस ही एनसीईआरटी है। अगर आपके राज्य में एनसीईआरटी बुक प्रेफर की जा रही है, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनते हैं, आप किसी भी स्टेट से हो, क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट यानी कि सरकार का ही डॉक्यूमेंट है और इसी में से सारे क्वेश्चन बनते हैं और कई राज्यों में एनसीईआरटी बुक लागू भी कर दी गई है। इसके बाद हम संचरण पढ़ेंगे। हालांकि जिस टाइम पे मैं ये वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम पर संचरण नाम का जो टॉपिक है उसको अभी हटा दिया गया है, लेकिन भविष्य में के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम देखें तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए हम इसको भी कवर करेंगे। सिलेबस में ये संचरण नाम का टॉपिक अभी फिलहाल ये हटा दिया गया है, एक टॉपिक है तो कोई दिक्कत नहीं है। कितना टाइम लगेगा एक टॉपिक को समझने में, वो भी बिल्कुल सरल है। संचरण मतलब होता है जंग लगना, तो ये तो हम समझ ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सेल या बैटरी किसे कहते हैं, एक अच्छे सेल या बैटरी में कौन कौन से गुण होने चाहिए, ये बोर्ड के क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। जैसे ये वाला हमारा दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है, पूरे पाठ का ये भी सारांश है कि सेल बैटरी क्या है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं। शुष्क सेल, जब मैं सन 2013 में कक्षा 12वीं में था तो मुझे भी शुष्क सेल का क्वेश्चन आया था, काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये सेल वगैरह तो ईंधन सेल और शुष्क सेल, इस चैप्टर के अंदर ईंधन सेल और शुष्क सेल दोनों सेल इंपॉर्टेंट है, दोनों की क्रिया विधि चित्र सहित हम करेंगे। हमारे पढ़ने का जो तरीका है उसमें हम नोट्स को भी शामिल करते हैं, जैसे अभी मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे देखिए, ये तो हमें पढ़ना है और साथ में हम नोट्स भी यहाँ पे रख रहे हैं और हम मेक श्योर करेंगे कि आपको ये क्लियर दिख रहे हैं कि नहीं। तो मैं अपनी टीम से पूछना चाहूंगा, ये क्लियर है क्या? वेरी गुड। तो आपको ये क्लियर दिख रहे हैं
तो जरूरी नहीं है कि आप वेबसाइट पर जाकर ही नोट्स डाउनलोड करें। यदि आपके पास इस तरीके का कोई तरीका नहीं है या आपको समझ में नहीं आता है कि वेबसाइट पे कैसे, तो आपको थोड़ा सा एक ही काम करना होगा, लिखना पड़ेगा। लेकिन आपको यहाँ पे बिल्कुल नोट्स यहाँ पे अवेलेबल है, कोई टेंशन लेने की बिल्कुल भी बात नहीं है। तो जैसे एक क्वेश्चन समझा तो उसके बाद में आपको यहाँ पे नोट्स दिखा दिया करूंगा और उसको भी पढ़ के बता दूंगा, तो आपको चीजें और ज्यादा सरल होने लगेंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस तरीके से हमने नोट्स लगाए हुए डेनियल सेल का पूरा चित्र बना के बढ़िया क्रिया विधि के साथ हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो ये कुछ चीजें हैं। तो अब आप पैटर्न समझ गए होंगे, सारे क्वेश्चन दिखाने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि आपको समझ में आ गया कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग सारे क्वेश्चन की जो सीरीज है आपको पता चल गया कि किस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब हम अपने चैप्टर को शुरुआत करते हैं और एक नई लहर के साथ, एक नए मोटिवेशन के साथ अध्याय 3 को शुरू करेंगे। और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिएगा और जो भी चीज है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए अब हम सबसे पहले समझते हैं कि वैद्युत रसायन होता क्या है। इसको अच्छे से समझो। वैद्युत रसायन, हम सबसे पहले बात करते हैं कि सेल में क्या क्या होता है। देखो एक सिंपल लैंग्वेज में, जो अभी तक आपने सेल के बारे में सुना होगा, आपने सेल के बारे में सुना होगा, सेल का मतलब होता है बैटरी। सेल का मतलब क्या होता है? बैटरी। तो यहाँ पे बहुत ही ध्यान से समझिए कि जो सेल होते हैं, जो सेल होते हैं उसके अंदर क्या होता है। उसके अंदर दो प्रमुख चीजें होती हैं। पहला होता है पात्र और दूसरा होता है इलेक्ट्रोड। क्या होता है? इलेक्ट्रोड। चलिए ये तो आपको समझ में आ जाता है कि पहला होता है पात्र और दूसरा होता है इलेक्ट्रोड। अब इनको हम बना के भी देख लेंगे। तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे हमने यहाँ पे कोई एक बर्तन लिया जिसे हम पात्र कहते हैं, तो ये हमने यहाँ पे क्या लिया? एक बर्तन लिया। अब इसके अंदर तीसरी चीज और होती है जिसे हम कहते हैं विद्युत अपघट्ट। यहाँ पे हम लिख लेते विद्युत अपघट्ट। तो कोई भी सेल जब बनता है तो उसमें ये तीन चीजें प्राथमिक रहती हैं, और भी चीजें होती हैं, लेकिन बेसिक तौर पे बोला जाए तो किसी सेल के अंदर ये तीन चीजें जरूर ही होंगी। पात्र के अंदर यहाँ पे कोई विद्युत अपघट्ट हो सकता है जो यहाँ पे भरा हो, जैसे कि NaCl, H2SO4, इस तरीके के कुछ पदार्थ होते हैं जो आयनों में टूट जाते हैं। उन्हें हम, जैसे विद्युत अपघट्ट में कौन कौन हो सकता है, जैसे NaCl हो सकता है, या कभी H2SO4 का इस्तेमाल भी कर लिया जाता है, या कभी कॉपर सल्फेट का यूज भी कर लिया जाता है, या कभी जिंक सल्फेट का यूज भी कर लिया जाता है, या कभी ZnCl2 का यूज भी होता है, कभी MnO4 का भी यूज हो जाता है। तो ये जो है ये विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं, जो किसी विलयन का, जैसे उनका विलयन बनाया जाता है तो वो अपने आयनों में टूट जाते हैं। जैसे NaCl की बात करें तो आपको अच्छे से पता होगा ये Na प्लस और Cl माइनस आयन में टूट जाता है। इसी तरीके से H2SO4 2H प्लस SO4 डबल माइनस में टूटेगा। कॉपर सल्फेट कॉपर डबल प्लस SO4 डबल माइनस में टूटेगा। इस तरीके से अब आगे पढ़ते जाओगे तो सब चीजें अच्छे से समझ में आती जाएंगी। अब बात करते हैं कि किसी सेल के अंदर और क्या क्या होता है। ये तो पात्र हो गया, पात्र के अंदर हमने विद्युत अपघट्ट ले लिया। अब इसमें और क्या क्या होता है, तो इसके अंदर होता है एक प्यारा सा खूबसूरत सा इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे हम उस चीज को बना लेते हैं। ये एक इलेक्ट्रोड होता है जिसमें हम डिजाइन वगैरह इस तरीके से बना दिया करेंगे ताकि दिखने में थोड़ा अच्छा लगे। ये इलेक्ट्रोड भी होता है। अब ये हमेशा कैसा रहता है? ये धातु का हो सकता है, ये धातु का होता है, या कभी कभी धातु में जैसे ये जिंक का हो सकता है, ये कॉपर का हो सकता है। धातु जिंक कॉपर क्या है? धातु ही तो है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इस धातुओं के साथ और भी धातुएं हो सकती हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये ग्रेफाइट का भी देखा गया है। ग्रेफाइट का भी हम इलेक्ट्रोड लेते हैं, ग्रेफाइट। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि इलेक्ट्रोड कार्बन का भी होता है। कार्बन, पहले शुष्क सेल में कार्बन का इलेक्ट्रोड, यदि आपने एवर रेडी सेल देखा हो
तो उस सेल के अंदर अगर आप उसको फोड़ते हो तो एक काली राड निकलती है अंदर, काले कलर की, कार्बन की। वो कार्बन का ग्रेफाइड होता है। और आजकल ग्रेफाइड का भी, कार्बन का इलेक्ट्रोड होता है, कभी कभी ग्रेफाइड के भी इलेक्ट्रोड होते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर विद्युत रसायन के अंदर हम पढ़ने क्या वाले, तो देखो ध्यान से। अब इसी तरीके से ये एक प्रकार का सेल होता है। अब विद्युत रसायन के अंतर्गत हम जैसे एक सेल यहाँ पे है और एक सेल यहाँ पे, इस टाइप के सेल भी देखने को मिलेंगे, जिसमें एक इलेक्ट्रोड पहले पात्र में इस तरीके का इलेक्ट्रोड होगा, दूसरे पात्र में इस तरीके का इलेक्ट्रोड होगा, और इसके अंदर कुछ केमिकल एनर्जी होगी। अभी वो समझेंगे कि कैसे आ जाती है केमिकल एनर्जी, बिल्कुल शुरुआत से। अभी थोड़ा हम वैद्युत रसायन को देखने वाले हैं, यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें क्या होगा, कभी कभी इसमें जो ऊर्जा होगी, इसमें जो रसायन होंगे, जैसे विद्युत अपघट्ट के तौर पर हमने ले लिया H2SO4, यहाँ पे हमने H2SO4 ले लिया, और इलेक्ट्रोड कुछ ले लिया, जैसे कि मान लो यहाँ पे हमने ले लिया ग्रेफाइड या कार्बन, कुछ भी, अभी ऐसे ही समझ लो, ठीक है, सब रफ चल रहा है। अभी ग्रेफाइड ले लिया, तो इसके अंदर या इसके अंदर कहीं से भी आप समझो कि अगर कोई एनर्जी बनी, आयनों के आपस में चलने से कोई एनर्जी बनी, और उससे अगर हम करंट बना रहे हैं, उससे हम कोई बल्ब जला रहे हैं, उससे विद्युत ऊर्जा बना रहे हैं, एक तो ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि बाहर से हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी दे के रासायनिक अभिक्रियाएं करवा रहे हैं इसके अंदर। दोनों चीजें पॉसिबल, दोनों चीजें क्या है, पॉसिबल। पहला क्या हो सकता है, यहां से जो एनर्जी हमें मिलती है, जैसे आयन चलेंगे तो इससे हमें कुछ ऊर्जा मिलेगी, उससे हम उस विद्युत बना सकते हैं। तो वैद्युत रसायन के अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं, उसको समझो। उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि हम रासायनिक ऊर्जा से, रासायनिक जो ऊर्जा आपकी होगी, जो इसके अंदर बनेगी, तो हम रासायनिक ऊर्जा से क्या करवा सकते हैं, रासायनिक ऊर्जा से हम विद्युत ऊर्जा बनाते हैं इस चैप्टर के अंदर। अब कैसे बनेगी उसकी पूरी एक कहानी है, एक एक्सपेरिमेंट है, उसको अच्छे से समझेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे समझो कि हम रासायनिक ऊर्जा को बदलेंगे विद्युत ऊर्जा में, और इसका अपोजिट भी कर सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा को हम बदल सकते हैं किसके अंतर्गत, हम विद्युत ऊर्जा को बदल सकते हैं रासायनिक ऊर्जा में। तो मतलब हम रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बना सकते हैं, और विद्युत से मतलब बाहर से करंट देके इसके अंदर अभिक्रियाएं भी करवा सकते हैं, मतलब दोनों तरफ है। और यही चीज हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़नी है, वैद्युत रसायन के अंदर हमें पढ़नी। क्लियर हुआ पॉइंट। चलिए, अब हम सबसे पहले बात करेंगे विद्युत रासायनिक सेल या वोल्टीय सेल या गैल्वेनिक सेल की परिकल्पना कैसे हुई, मतलब इसका विचार कैसे आया। तो इसको हम एक प्रयोग के माध्यम से समझेंगे कि विद्युत रासायनिक सेल या वोल्टीय सेल का आइडिया कहाँ से आया, और हमें इसकी पूरी कहानी को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, तब हम इस चैप्टर में कुछ अच्छा कर पाएंगे और इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए उस प्रयोग का, उस एक्सपेरिमेंट का थोड़ा सा विवरण यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो हमने हेडिंग डाल दी प्रयोग, वो उस टाइम का बहुत पुराना एक्सपेरिमेंट है, तो इसको जरा ध्यान से समझिएगा। देखो इसमें क्या है कि हम एक नेचर वाइज देखते हैं, और आप प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं इस चीज को, कि अगर हम एक पात्र लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एक पात्र ले लिया, ठीक है, यहाँ से ऊपर से हमने इसको खोल दिया, ये कोई पात्र हमने ले लिया। अब इस पात्र के अंदर हम कोई भी एक विद्युत अपघट्ट, एक विलयन हम ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक विलयन ले लिया, ये सब। ये हम विलयन मान लेते हैं कि अगर हमने यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, कॉपर सल्फेट तो आप जानते हो, और अगर आपने कॉपर सल्फेट लैब के अंदर देखा है तो ये नीले कलर का होता है, ठीक है। तो इस चीज को आपको कुछ बच्चे जानते होंगे, कुछ को नहीं भी पता है। तो कॉपर सल्फेट कैसा होता है, नीले कलर का होता है। तो यहाँ पे हमने कलर भी नीला ही भर दिया है ताकि आप रिलेट कर पाओ। तो ये क्या है, कॉपर सल्फेट।
अब इसमें हमने एक जिंक की छड़ ले ली। मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक जिंक की छड़ ले लेते हैं यहाँ पे। तो ये देखो, ये हमने कॉपर सल्फेट के विलयन के अंदर जिंक की छड़ डाल दी और इसमें इस तरीके से डिजाइन बना दी। ये प्रयोग जो एक्सपेरिमेंट है, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। ये किसकी छड़ है बताओ? तो ये जिंक की छड़। तो हमने यहाँ पे लिख भी दिया कि ये किसकी छड़ है, जिंक की छड़। तो हमने कॉपर सल्फेट के विलयन के अंदर जिंक की छड़ को डाल दिया है। तो हम कुछ समय पश्चात क्या ऑब्जर्व करते हैं, और ये अपने आप ही हो रहा है, हमने इसमें और कुछ भी नहीं किया है। हमने केवल एक एक कोई भी एक पात्र लिया, कोई बर्तन लिया, उसके अंदर हमने नीला विलयन भर दिया जिसे हम कॉपर सल्फेट कह रहे हैं, और उसमें हमने जिंक की रॉड को डाल दिया। और अब इसके बाद हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो देखो हम क्या देखते हैं, कुछ टाइम बाद हम कुछ प्रेक्षण देख पा रहे हैं, उनको ध्यान से समझो। हमने क्या क्या देखा? फर्स्ट पॉइंट हमने देखा कि जिंक की जो छड़ है, जिंक की छड़ का द्रव्यमान जो है वो कम हो गया, वेट उसका कम हो गया, द्रव्यमान कम हुआ। ये पहला पॉइंट हमने देखा कि जिंक की छड़ जो है, इसका वेट कम हो गया। हो सकता है कि वो इस तरीके से थी, कुछ ऐसे घिस गई, कुछ ऐसा शेप आ गया उसका, यहां से कुछ घिस गई तो कुछ इस तरीके से उसका शेप आ गया। मैं यहाँ पे बना देता हूँ, देखो। अब जैसे मान लो यहाँ पे हमने इस जिंक की छड़ को मिटा दिया, ये देखो, और इसकी जो शेप है वो कैसे बनी, इस तरीके से हो गई। कुछ समय पश्चात हमने देखा कि जिंक की छड़ का जो वेट है वो कम हो गया, मतलब वो यहाँ पे घिस गई। दूसरा हमने क्या देखा? दूसरा हमने एक देखा, अपने आप ही हो रहा है ये सब, हम कुछ नहीं कर रहे, कि इस कॉपर सल्फेट का जो नीला कलर है ये छुपने लगा है, और ये रेड होने लगा है। मतलब कॉपर सल्फेट का जो नीला कलर है वो लाल सा होने लगा है। तो दूसरा हमने प्रेक्षण देखा कि कॉपर सल्फेट का नीला रंग छुपने लगा। नीला रंग क्या होने लगा है? छुपने लगा। नीला जो पहले हमें कॉपर सल्फेट दिख रहा था, कुछ टाइम बाद वो हमें थोड़ा रेड कलर में दिखने लगा। और साथ में हमें तीसरा क्या देखने को मिला, कि रेड कलर के अंदर यहाँ पे कुछ हमें रेड कलर के इस तरीके से हमें अवक्षेप मिले। मतलब लाल अवक्षेप भी हमें डिब्बे के अंदर, इस पात्र के अंदर मिलता है। क्या मिलता है? लाल अवक्षेप। और अगर हमने इसके अंदर एक थर्मामीटर डाला, अगर हमने इसके अंदर क्या डाला, एक थर्मामीटर डाला, ये मान लो एक थर्मामीटर हमने यहाँ पे डाल दिया। ये क्या है? ये थर्मामीटर। तो थर्मामीटर से हमें पता चला कि इसका कुछ टेम्परेचर भी बढ़ा, इसका कुछ टेम्परेचर भी बढ़ा है। मतलब अंदर का जो सॉल्यूशन है वो गर्म भी हुआ। मतलब हमें यहाँ पे कुछ ऊष्मा भी मिली है। क्या मिली है? ऊष्मा। एंथैल्पी परिवर्तन हुआ। ये बताओ, हमने कुछ किया क्या? हमने तो कुछ भी नहीं किया, ये सब अपने आप ही हुआ। ये हमें देखने को मिला। हमने तो सिर्फ कॉपर सल्फेट के विलयन के अंदर जिंक की रॉड डाल दी थी और हम चले गए थे यहां से। लेकिन कुछ टाइम बाद जब हमने देखा तो इस कलर, नीला कलर ही चेंज हो गया, लाल कलर हो गया, नीचे नीचे जो है लाल अवक्षेप मिल रहे हैं, और इस सॉल्यूशन का कुछ टेम्परेचर भी बढ़ गया, ऊष्मा बढ़ गई। तो फिर वैज्ञानिकों ने एक दिमाग लगाया कि जो ये ऊष्मा यहाँ पे उत्पन्न हुई है, इसका तो हम इस्तेमाल ही नहीं कर पाए कुछ। ये ऊष्मा हमें फ्री की मिल रही है, मुफ्त की मिल रही है। ये सब क्रियाएं स्वतः ही हो रही हैं। इन्हें हम स्पॉन्टेनियस कहते हैं। अपने आप ही होती है जो अभिक्रियाएं, उन्हें हम स्पॉन्टेनियस कहते हैं, स्वतः ही हो रही है। और इस अपने आप जो रिएक्शन हो रही है, इसमें हमें ऊष्मा भी मिल रही है, और हमारा दुर्भाग्य है कि हम इस ऊष्मा का कुछ यूज नहीं कर पाए।
तो इससे आइडिया लगा कि हम कुछ ऐसा सेल बना दें, ये जो ऊष्मा है, ये जो एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, एनर्जी से ही ये ऊष्मा बनी, इसको हम करंट में कन्वर्ट कर पाए। समझ में आया कि नहीं? इसको हम किस में कन्वर्ट कर पाए? करंट में कन्वर्ट कर पाए। इसलिए आइडिया लगा, विद्युत रासायनिक सेल फिर बनाया गया। अब उसकी डिजाइन क्या है, क्रियाविधि क्या है, उसको समझेंगे, लेकिन उसके पहले हम इसका रीजन समझेंगे कि ये प्रेक्षण हमें क्यों मिले, ये प्रेक्षण हमें क्यों मिले, ऐसा क्या हो गया इसके अंदर कि हमें ये देखने को मिला। तो आइए समझते हैं। पहले हम इसको थोड़ा सा सिलेक्ट करते हैं और इसकी साइज को करते हैं छोटा। पहला प्रेक्षण और दूसरा प्रेक्षण और तीसरा प्रेक्षण हमें क्यों मिला, इसके पीछे का साइंस देखो। जैसे ही हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर जिंक की छड़ डुबोई थी, तो जिंक की प्रकृति होती है, उसका नेचर ही होता है कि जब वो सॉल्यूशन के अंदर जाएगा तो अपने अपने आयन को देगा। मतलब जो जिंक है उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए और Zn2+ आयन में आ गया, इसने ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। ये जिंक की टेंडेंसी होती है, जिंक की प्रवृत्ति ही होती है। कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन के अंदर क्या हुआ था? कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन के अंदर कॉपर के, जैसे ही कॉपर सल्फेट का हमने सॉल्यूशन लिया तो वो भी 2 आयनों में विभाजित हो गया था। कौन सा? कॉपर 2+ और SO4 ये कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर हो गया था। समझ में आया कि? अब हमने देखा कि जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन ये त्याग दिए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए हैं? त्याग दिए हैं, और Zn2+ आयन बना लिया है। और कॉपर की प्रवृत्ति होती है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की, और जिंक की प्रवृत्ति होती है इलेक्ट्रॉन को त्यागने की। ये याद रखिएगा, इनकी प्रवृत्ति ही होती है। जिंक की प्रवृत्ति क्या होती है? 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देने की, और कॉपर की प्रवृत्ति होती है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की। तो जिंक ने जो इलेक्ट्रॉन त्यागे थे वो कॉपर ने ले लिए। किसने ले लिए? कॉपर ने। और इस तरीके से Cu2+ ने ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, और 2 इलेक्ट्रॉन से 2+ कैंसिल हो गए, तो कॉपर धातु बनी जो रेड कलर की होती है। तो लाल रंग का क्या बना? अवक्षेप बना विलयन के अंदर, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। जिंक का वेट कम क्यों हुआ? क्योंकि लगातार वो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, और इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो वजन तो कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का भी कुछ ना कुछ तो वेट होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो उसने क्या किया? लगातार इस सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रॉन दिए हैं, और कॉपर ने उन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया है और लाल शुद्ध कॉपर बनाया है। तो लाल अवक्षेप बना, इसलिए सॉल्यूशन भी रेडिश होने लगा, लाल कलर का होने लगा, और अवक्षेप भी लाल कलर का ही कॉपर हमें प्राप्त हुआ। और ये जो है, इस अभिक्रिया के दौरान ये रेडॉक्स अभिक्रिया हुई है, जिसमें ऊपर इलेक्ट्रॉन त्यागना ऑक्सीकरण कहलाता है, जिसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ये ऑक्सीकरण हो गया, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, इसलिए ये अपचयन हो गया, जिसे रिडक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं? रिडक्शन। तो ये अपचयन हो गया, यहाँ पे ऑक्सीकरण हुआ, यहाँ पे अपचयन हुआ। दोनों अभिक्रियाएं जब साथ साथ होती हैं तो इन्हें हम रेडॉक्स यानी रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो ये पूरी जो रिएक्शन है, ये जो पूरी रिएक्शन है, ये रेडॉक्स अभिक्रिया हो गई। और जब ये रेडॉक्स अभिक्रिया है तो इसके अंदर कुछ ऊष्मा उत्पन्न हो गई, और उस ऊष्मा को हम एंथैल्पी चेंजिंग बोल रहे हैं, लेकिन हम उसका कुछ यूज नहीं कर पाए। इसलिए आज हम उसका यूज पढ़ेंगे, और विद्युत रासायनिक सेल का आइडिया यहीं से आया। पूरा चैप्टर किताब पढ़ने के जैसा है, अगर आप पूरा अच्छे से समझते हो ना, तो चैप्टर 3 बिल्कुल याद ही हो जाएगा यहीं पे। तो अब हम देखने वाले हैं कि विद्युत रासायनिक सेल या वोल्टीय सेल की डिजाइनिंग कैसी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसको पूरा, इस एक्सपेरिमेंट को हम साफ कर लेते हैं। अगर आपको कुछ नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, मैं साइड हो जाता हूं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। कर लिया नोट? आगे बढ़े? कर लिया? वेरी गुड। चलो मिटा देते हैं इसको। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं विद्युत रासायनिक सेल करेगा क्या। विद्युत रासायनिक सेल से हम क्या बना रहे हैं?
तो अभी इसका जो है विद्युत रासायनिक सेल से हम बनाएंगे। विद्युत रासायनिक सेल क्या है पहले इसको समझो। विद्युत रासायनिक सेल, तो यहां से शुरू करना, जिससे रासायनिक ऊर्जा जो है, रासायनिक ऊर्जा से, रासायनिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट किया जा सके, विद्युत ऊर्जा में। जैसे कि जो अभी हमने पढ़ा हुआ है कि यहाँ पे हमने इस तरीके का एक एक्सपेरिमेंट देखा, तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या उत्पन्न हुई थी, ऊष्मा। और इस ऊष्मा किसके कारण हुई है, रासायनिक अभिक्रियाएं जो अंदर हुई हैं, जो हमने अभी ऑक्सीकरण अपचयन समझा है, वो क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है जिससे हमें रासायनिक ऊर्जा मिली। तो उस रासायनिक ऊष्मा भले ही लिखा है क्योंकि ऊष्मा ऊर्जा का ही रूप है, तो इस रासायनिक ऊष्मा का प्रयोग करके, इस रासायनिक ऊर्जा का प्रयोग करके हम एक बल्ब जलाएंगे, यानी कि हम क्या बनाएंगे, विद्युत बनाएंगे। तो विद्युत रासायनिक सेल की परिभाषा तो आपको याद ही हो गई होगी। ऐसा सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, ऐसा सेल जिसके अंदर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। टोकन हुआ। अब इसका जो है आंसर, पहला ही क्वेश्चन है तो काफी ज्यादा शॉर्ट है, पहले इसको समझते हैं। देखो, ऐसे सेल जो स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया के द्वारा, स्वतः मतलब जो अपने आप ही रेडॉक्स अभिक्रिया हुई, जिसके बारे में हमने अभी अभी समझा, तो रेडॉक्स अभिक्रिया के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है, बताओ, विद्युत ऊर्जा में बदलता है, उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं। अब विद्युत रासायनिक सेल में क्या क्या हो सकते हैं, निकेल सिल्वर सेल, एक ये प्रकार का सेल होता है। दूसरा होता है जिंक सीयू सेल, जिसे डेनियल सेल कहते हैं। तो विद्युत रासायनिक सेल का एक प्रकार है डेनियल सेल, और इसी का वर्णन आपके सिलेबस में हुआ है, बाकी सेल नहीं दिए गए हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि आप डेनियल सेल को समझ जाओ तो विद्युत रासायनिक सेल का पूरा फिनोमिना, पूरा कॉन्सेप्ट ही आप समझ जाओगे। तो जो कुछ जिंक कॉपर सेल में होगा वही निकिल सिल्वर में होगा, वही क्रोमियम लेड सेल में भी होगा। समझ में आया कि नहीं। तो आपके सिलेबस में निकिल सिल्वर सेल नहीं दिया गया है, क्रोमियम लेड सेल नहीं दिया गया है, केवल दिया गया है जिंक कॉपर सेल, जिसे हम डेनियल सेल भी कहते हैं। तो डेनियल सेल बताओ किसका प्रकार है, तो डेनियल सेल विद्युत रासायनिक सेल का एक प्रकार है, जैसे कि ये प्रकार। और यही आपके सिलेबस में डिटेल में हमें अच्छे से समझना है, तो आपको पूरा समझ में आएगा कि विद्युत रासायनिक सेल एक्चुअल में होता क्या है। अभी तो केवल इसकी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर आपको केवल ये बताया गया है विद्युत रासायनिक सेल क्या है, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदले, जिसके अंदर स्वतः रेडॉक्स सभी क्रिया होती है, केवल इतना ही है। अब उसका जब हम प्रकार डिटेल में समझेंगे, मतलब विद्युत रासायनिक सेल का प्रकार कौन है, डेनियल सेल, और जब हम इसको डिटेल में समझेंगे तब आपको प्रॉपर समझ में आएगा कि ये करता काम कैसे है विद्युत रासायनिक सेल। तो चलो अब इसको ही हम अच्छे से समझेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेनियल सेल या जेड सेल, और इसका हमें नामांकित चित्र बनाते हुए संरचना एवं कार्यविधि को अच्छे से समझना। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो, अब हम क्या करने वाले हैं, डेनियल सेल या जेड सेल को यहाँ पे हम बनाएंगे। तो इसमें क्या होते हैं, इसमें दो पात्र होते हैं। पहले तो इस चीज को समझो, एक पात्र हमने यहाँ पे ये ले लिया, फिर इसका जो आंसर नोट्स में लिखा हुआ है वो हम लिख, और इतने ही साइज का एक पात्र और हम यहाँ पे ले, ये ले। तो हमने यहाँ पे कितने पात्र ले लिए, दो पात्र। क्लियर हुआ कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऊपर से दोनों को खोल देंगे। अब देखो, इसमें अलग अलग चीजें हैं, दोनों में हम एक एक इलेक्ट्रोड लेंगे।
ये हमने इलेक्ट्रोड ले लिए। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, हम लोग समझ रहे हैं जिंक कॉपर सेल। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे हमने जिंक की छड़, जिंक का एक इलेक्ट्रोड लेंगे, यहाँ पे एक कॉपर का लेंगे, तभी वो जिंक कॉपर होगा। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, इसको माना कि ये किसका है, ये जिंक की रॉड है, ऐसी समझ, ये किसकी रॉड है, जिंक। तो यहाँ पे हमने लिख दिया जिंक, और ये किसका इलेक्ट्रोड है, कॉपर का। तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया कि ये किसका है, कॉपर। बताओ आया समझ में कि नहीं, आया कि नहीं बताओ। अब इसके अंदर हमने सॉल्यूशन लिया, तो जिंक के पात्र में हम जिंक सल्फेट का ही ले रहे हैं, और कॉपर के पात्र में, क्योंकि ये अर्ध सेल है, तो हमें जिसका इलेक्ट्रोड लिया है उसी का सल्फेट लेना पड़ता है। क्यों लेना पड़ता है, ये हम इलेक्ट्रोड विभव में समझेंगे, और जब सेल का ईएमएफ निकालेंगे तब आपको समझ में आएगा। अभी इतना ही समझो कि जिंक के सॉल्यूशन में हमने यहाँ पे एक जिंक सल्फेट, जिंक का इलेक्ट्रोड लिया है तो जिंक सल्फेट लेंगे, कॉपर का लिया है तो कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पे तो सबसे पहले तो हमने इस तरीके यहाँ पे भी ले लेते हैं। इस तरीके से हमने भर लिया। ये किसका सॉल्यूशन है बताओ, तो ये आपको बताना है कि ये है जिंक के पास, जिंक का इलेक्ट्रोड है ना, तो ये माना जाएगा जिंक सल्फेट। और ये कॉपर का है, तो इसके अंदर जो विलयन है वो है कॉपर सल्फेट। तो देखो अब क्या, जिंक की प्रवृत्ति होती क्या है, आप खुद बताओ। जिंक की प्रवृत्ति क्या होती है, कि वो इसके अंदर आएगा और अपने इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा, Zn2+ आएगा। तो जिंक देखो क्या करेगा, जिंक जब अपने दो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, बहुत अच्छे समझना, तो क्या बनेगा, Zn2+, और इसने क्या कर दिया, अपने दो इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। तो Zn2+ जो यहाँ पे आएगा तो वो विलयन के अंदर आएंगे, यहाँ पे आ गया Zn2+, यहाँ पे भी आ गया Zn2+। इस तरीके से Zn2+ कहाँ आ गया, विलयन के अंदर। और साथ में जो इलेक्ट्रॉन इसने त्यागे हैं वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऊपर चढ़ने लगे। ये देखो, ये इलेक्ट्रोड के अंदर ये इलेक्ट्रॉन ये त्यागेगा, तो इस तरीके से जितने प्लस वो त्यागेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आते जाएंगे। तो इन इलेक्ट्रॉनों को चलने के लिए हम तार, एक चालक तार लगा देंगे, क्योंकि चालक तार में ही इलेक्ट्रॉन चलते हैं। तो ये हमने चालक तार यहाँ पे लगा दिया, और इस चालक तार में से इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हुए करते हुए करते हुए इस इलेक्ट्रोड के अंदर आ जाएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे, कैसे आए, जिंक की प्रवृत्ति होती है कि वो दो इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और Zn2+ आयन बनाता है। जितनी इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उतनी प्लस, और इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण। इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण, इंग्लिश में बोले तो ऑक्सीडेशन। तो इसने दो इलेक्ट्रॉन त्याग दिए और Zn2+ बना दिया। अब इसी तरीके से जितने और भी Zn2+ त्यागे तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मैं बना दी देता हूँ यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आते जाएंगे, क्योंकि वहां पे वो घुलता जाएगा, Zn2+ आयन इस सॉल्यूशन के अंदर घुलता जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर की ओर इस तरीके से आएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रेवल करते हुए यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। अब यहाँ पे कौन है, कॉपर। तो कॉपर की छड़ में इस तरीके से जो है इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आ जाएंगे। लेकिन कॉपर की छड़ में इलेक्ट्रॉन रहेंगे, लेकिन कॉपर सल्फेट के विलयन के अंदर क्या होगा, इसको समझो, इस स्टोरी को भी समझो। कॉपर सल्फेट के विलयन के अंदर कौन है, तो कॉपर सल्फेट के विलयन के अंदर है Cu2+ आयन और SO4 आयन। स्टोरी को अच्छे से समझो। कॉपर सल्फेट के विलयन के अंदर, कॉपर सल्फेट का विलयन दो आयनों में टूटेगा, Cu++ और SO4 डबल माइनस। तो इसके अंदर डबल प्लस पहले से है,
और कापर की प्रवृत्ति क्या है कि वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके खुद कापर बनाता है, जैसा कि हम लोग एक्सपेरिमेंट में पढ़ चुके हैं। तो कापर ने क्या किया, कापर जो 2+ विलियन के अंदर थे पहले से ही, उसने 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया, कौन से, जिंक वाले 2 इलेक्ट्रॉनों, और कापर धातु बना लिया। तो ये देखो, ये Zn2+ आया तो इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ले लिया, तो Zn2+ कहाँ चला गया, तो देखो Zn2+ इधर इधर था, जैसे ही इलेक्ट्रॉन आए तो वो अट्रैक्शन चला, अट्रैक्ट हुआ Zn, ये देखो ये देखो ये देखो इधर चला गया, और जैसे ही इधर आया तो अब ये Cu2+ आयन नहीं बचा, और इसकी जगह पर ये क्या हो गया, इसने इलेक्ट्रॉन जैसे ही ग्रहण करे, इसने जैसे ही Cu2+ आयन ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे तो ये कापर बन गया और यहीं पे आ। इसी तरीके से कई कई कापर, इसी तरीके से क्या हो गया, कई सारे कापर प्लस इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते जा रहे हैं और यहाँ पे कापर कापर बनाते जा रहे हैं। प्रोसेस समझ में आई कि नहीं, कापर कापर बनाते जा, तो इस तरीके से हमें करंट मिल रही है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चल के आ रहे हैं, यहाँ पे कापर बन रहा है, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन चल के आ रहे हैं, यहाँ Zn2+ आयन देता जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर बढ़ते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन चलते जाएंगे और यहाँ पे कापर बनते जाएंगे। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इस एनर्जी को हम, इलेक्ट्रॉन चलेगा, इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, चल रहा है, तो यहाँ पे यदि हम बल्ब लगा देंगे तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से वो क्या होने लगेगा, जलने लगेगा। तो हमने बेसिकली क्या किया है, रासायनिक केमिकल यहाँ पर रिएक्शन हो रही है, रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है, ये देखो ये रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं, और इससे हमने विद्युत बना दी, क्योंकि किसी चालक तार के अंदर इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होने लगेगा, करंट यानी धारा आई प्रवाहित होने लगेगी। क्यों, क्योंकि इसमें देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन है, ये पूरा Cu2+ इसके खत्म होते जा रहे हैं, तो ये पूरा विलयन बन जाएगा नेगेटिव, और यहाँ पे Zn2+ आते जा रहे हैं, 2+ आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, तो यहाँ पे पूरा विलयन हो जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ पे एक पोटेंशियल यानी कि विभव उत्पन्न होगा, जिससे करंट, इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेंगे तो इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे चल रहे हैं तो करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ चल रहे हैं, प्लस से माइनस की ओर, तो करंट माइनस से प्लस। बताओ समझ में आया कि नहीं, आया कि नहीं इतना, ठीक है। तो सीधा याद रखो कि इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहे हैं तो करंट ऐसे चलेगी, बाकी और कुछ भी नहीं याद रखो, ठीक है, नहीं तो आप पूरा गलत कर दो। अब आगे देखते हैं, इसको थोड़ा सा मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा, अभी मैंने जो समझाया उसको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो बेसिकली पहले से ही है, तो ये वाला इलेक्ट्रोड कैसा हो गया, नेगेटिव, ये वाला इलेक्ट्रोड कैसे हो गया, नेगेटिव, थोड़ा सा समझाने में दिक्कत हो जाएगी, नहीं तो ये इलेक्ट्रोड कैसा हो गया, ऋणात्मक, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को खत्म कौन कर रहा है, ये कापर आके Cu2+ आयन यहाँ पे आया और वो कापर में आ गया, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन खत्म कौन कर रहा है, ये कापर, तो यहाँ पे सारे कौन हो गया, यहाँ पे सारे कापर कापर बन रहे हैं। तो यहाँ पे तो ये इलेक्ट्रोड कैसा है, ऋणात्मक, लेकिन यहाँ पे ये कापर कापर है तो कापर पर कोई आवेश नहीं है, तो ये जीरो, मतलब ऋण की तुलना में तो ये पॉजिटिव होगा। तो ऐसा समझो कि ये धन वाला इलेक्ट्रोड है और ये ऋण वाला इलेक्ट्रोड है, तो धन और ऋण के बीच में, धन और ऋण के बीच में क्या होता है, एक डिफरेंस पैदा होता है। डिफरेंस मतलब जिसे बोलते हैं विभव, तो धन और ऋण के बीच में विभव पैदा हुआ, इसलिए करंट बनी धन से ऋण की तरफ। हमेशा करंट कहाँ बनती है, धन से माइनस की तरफ, ये मुझे समझाना था आपको। हमेशा करंट कैसे बनती है, धन से ऋण की ओर। और इलेक्ट्रॉन कहां से प्रवाहित हो रहे हैं, ये देखो इलेक्ट्रॉन यहां जा रहे हैं, तो करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत, यानी कि इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं तो करंट ऐसे जाती है, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम सामने आ गई, ये अपन यहाँ पे करंट बना लिया, रासायनिक ऊर्जा से क्या बनाई, विद्युत ऊर्जा, यहाँ पे अपन ने करंट बना लिया, लेकिन यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम सामने आ गई है। अब वो प्रॉब्लम क्या है, उसके बारे में भी बात करेंगे। देखो क्या हो रहा है कि इस सॉल्यूशन के अंदर बताओ कौन से आयन बढ़ते जा रहे हैं, इस सॉल्यूशन के अंदर Zn2+ आयन बढ़ते ही जा रहे हैं, तो क्या होगा, इसको समझो। ये Zn2+ आयन है, जिंक की छड़ जो है वो त्यागती ही जा रही है, तो Zn2+ और बढ़ गए, फिर जिंक की जो छड़ है वो तो Zn2+ आयन त्यागते ही जा रहे हैं, तो जिंक के आयन और बढ़ गए, फिर और बढ़ गए,
मतलब यहां पे यदि आप समझो तो Zn2+ आयनों की क्या हो गई, भरमार हो गई। तो पूरा विलयन कैसा हो गया, पॉजिटिव। समझ में आया कि नहीं, पूरा विलयन कैसा हो गया, प्लस 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 प्लस, एकदम भर गए। तो समस्या क्या है इसमें, भर गए तो समस्या देखो क्या है। जब अगले Zn2+ आयन इस इलेक्ट्रोड से फिर जिंक ने फिर 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे, स्टोरी सुनो। जिंक ने फिर क्या करे, फिर 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे। जिंक ने जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे तो Zn2+ आयन इसमें विलयन में उतरने लगा Zn2+ आयन। तो ये सारे के सारे क्या बोल रहे हैं, यहां मत आओ, यहां जगह ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं। और जब Zn2+ यहां नहीं आएंगे, और दूसरा रीजन सुनो, प्लस प्लस में क्या होता है, प्रतिकर्षण। प्लस प्लस में क्या होता है, प्रतिकर्षण। तो एक Zn+ विलयन में आने की कोशिश कर रहा है, तो बाकी के प्लस वाले इसको धक्का दे रहे हैं, इतने सारे प्लस इसको धक्का दे रहे हैं, ऊपर जाओ। तो अब Zn2+ आएगा ही नहीं, मतलब Zn अब इलेक्ट्रॉन त्याग ही नहीं रहा है, और Zn2+ आ ही नहीं रहे हैं, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं रहे, तो इलेक्ट्रॉन यहां से जाएंगे नहीं। और जब इलेक्ट्रॉन यहां से जाएंगे नहीं, तो हमारा बल्ब बुझ जाएगा कुछ देर में। और हम ये चाहते नहीं है। हम क्या चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऊपर फ्लो हो। लेकिन यहाँ पे तो गड़बड़ हो गई, क्योंकि यहाँ पे प्लस, एक स्थिति ऐसी आएगी, प्लस 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 भर गए, और फिर अगले आने वाले प्लस को यहाँ आने नहीं दे रहे। और जब आने नहीं दे रहे तो क्या हो गया, Zn+ प्लस में क्योंकि प्रतिकर्षण हो रहा है, वहां पे जगह ऑलरेडी अब बची ही नहीं है प्लस की, प्रतिकर्षण हो रहा है। कुछ सॉल्यूशन के खुद के प्लस थे Zn, क्योंकि जिंक सल्फेट है तो Zn+ इसका खुद का भी कुछ था। तो अब दिक्कत होने लगी। तो अब क्या हुआ, एक प्रॉब्लम सामने आई, कुछ देर बाद हमने देखा कि करंट जो है वो फ्लो होना बंद हो जाती है। और देखो इसमें इस तरफ भी वही केस हो रहा है। इस तरफ क्या हो रहा है, इस तरफ एसओ, जैसे ही Cu++ तो देखो बिजी हो जा रहा है, ऊपर इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करके Cu2+ कॉपर में बन रहा है, तो विलयन के अंदर केवल कौन बचता है, SO4। तो ऐसे SO4 ऐसे SO4 बहुत सारे बन गए, क्योंकि इनका कोई यूज ही नहीं हो रहा है, SO4। इस चीज को आप समझो कि यहाँ पे जेड, यहाँ पे क्या हो रहा है कि Cu++ आयन तो जिंक वाले इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, जिंक वाले इलेक्ट्रॉन को Cu ग्रहण करके कॉपर बना लेता है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन SO4 किसी से रिएक्ट ही नहीं कर रहा। तो इसके केस में देखो क्या हो रहा है, SO4 यहाँ पे है, SO4 फिर और SO4 फिर और SO4 फिर और, इस तरीके से SO4 का कोई यूज नहीं है। तो SO4 विलयन के अंदर एकदम से बढ़ गए। ये देखो आप, ये SO4 की भरमार हो। तो अब अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से आ भी रहे हैं, मान लो बाई चांस यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो ये SO4 माइनस माइनस पूरा विलयन कैसा हो गया, तो आंसर है पूरा विलयन कैसा हो गया, नेगेटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये नेगेटिव इसको कर रहे हैं ऊपर जाओ, क्योंकि माइनस माइनस में भी क्या होगा, प्रतिकर्षण। समझ में आया कि नहीं। तो फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ ही नहीं पाते हैं। दूसरा रीजन ये, मतलब दोनों तरफ ही प्रॉब्लम आ गई। इससे ये इलेक्ट्रॉन नीचे नहीं आ पा रहे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं तो ये वाले सॉल्यूशन के SO4- इसको धक्का देते हैं कि इसमें मत आओ, इस तरफ मत आओ, मतलब कहीं ना कहीं रिपेल कर रहे हैं कि ऊपर ही जाओ। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना रुक ही गया, क्योंकि ये यहाँ आने नहीं दे रहा है, यहाँ से ये बनने नहीं दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन बनेंगे नहीं, आएंगे नहीं, तो फ्लो रुकेगा कि नहीं रुकेगा, बताओ आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो इस चक्कर में क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव होना बंद हो गया, तो करंट इधर से उधर जाना बंद हो गया। तो अब इसका क्या सॉल्यूशन है, तो इसका एक सॉल्यूशन निकाला गया। और वो किसने निकाला, लवण सेतु ने, आपने पढ़ा होगा लवण सेतु। ये क्या होता है इसको समझो, लवण सेतु जिसे हम बोलते हैं साल्ट ब्रिज। अब ये होता क्या है साल्ट ब्रिज, इसको समझो। ये एक कांच की यू आकार की नली होती, ऐसे समझो, ये कांच की जो होती है, एक यू आकार की नली होती है, मैं आपको बना के दिखा देता हूं।
ये देखो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा जरूर। ये इस तरीके से यू आकार की आपको देख रहे, उल्टे यू आकार की एक नली है। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये किस, इसके अंदर देखो एक आटे जैसा पाउडर होता है। कैसा? आटे जैसा पाउडर होता है। एगर एगर, ठीक है, एगर एगर, जिसे हम एगर एगर कहेंगे। अगर आप नेट पे सर्च करोगे तो एगर एगर पाउडर एक आटे जैसा पाउडर होता है, जिसमें प्लस जिलेटिन मिक्स की जाती है, जिससे ये पेस्ट रूप बन जाता है इसका। जिलेटिन इसके अंदर मिक्स की जाती है, जिलेटिन, तो ये मिक्स बन जाता है और इसके अंदर KCl भरा रहता है। KCl अर्ध ठोस रूप में इसमें हम जिलेटिन एगर एगर पाउडर का पेस्ट होता है, जिसके अंदर KCl होता है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि KCl अर्ध ठोस रूप में भरा रहता है, यानी अर्ध ठोस का मतलब पेस्ट के रूप में रहता है। तो यहाँ पे KCl भरा होता है। KCl को हम यहाँ पे भर देते हैं। तो यहाँ पे क्या भरा हुआ है? KCl। ये KCl इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लवण सेतु के अंदर है। अभी लवण सेतु क्या होता है इसका अलग से एक क्वेश्चन है, लेकिन अभी यहाँ पे केवल हम इसको समझ रहे हैं। तो ये क्या है? लवण सेतु। इसके अंदर क्या भरा हुआ है? KCl। तो KCl के दो आयंस होंगे, K प्लस और Cl माइनस। तो ये इसको हम इस सॉल्यूशन के अंदर रख देंगे। देखो ये यू आकार की नली को यहाँ पे अपन ने रख दी। इससे क्या फायदा हो गया इसको समझो। इससे फायदा ये हो गया कि ये जो पॉजिटिव पॉजिटिव भरे हैं, तो ये यहां से Cl माइनस जाएगा। Cl माइनस अपना काम करेगा, देखो ध्यान से। Cl माइनस यहाँ पे जाएगा और ये सारे प्लस को डिस्चार्ज करने लगेगा। तो प्लस की संख्या कम होने लगेगी, और जब प्लस की संख्या कम होगी यहाँ पे, तो ये वाला और प्लस आ सकता है। आएगा कि नहीं आएगा बताओ? और यहाँ पे पोटेशियम प्लस जाने लगेगा, ये वाला यहाँ पे जाएगा K प्लस। तो प्लस वाला यहाँ पे इस माइनस को कम करेगा जो यहाँ पे भरे पड़े हैं। समझ में आया कि नहीं? तो दोनों विलयनों में वो उदासीनता लाने का प्रयास करेगा। दोनों अर्ध सेलों में उदासीनता लाने का प्रयास कौन कर रहा है? लवण सेतु। ये ब्रिज बना दिया। इस ब्रिज का क्या फायदा हो गया कि यहाँ पे जो सॉल्यूशन में प्लस 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 भरे पड़े हैं, इन प्लस प्लस को ये माइनस आके माइनस माइनस Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस ढेर सारे Cl माइनस आके प्लस को डिस्चार्ज करने लगे। तो क्या होगा? Zn डबल प्लस है तो इसको दो Cl मिल जाएंगे, तो ये ZnCl2 में कन्वर्ट होने लगेगा, और यहाँ पे ये माइनस से अब ये प्लस कम होने लगेगा। यहाँ पे क्या होगा? प्लस कम होगा। और जब प्लस कम होंगे तो और प्लस आने के लिए जगह मिलेगी। तो अब क्या होगा? जिंक फिर से अपने Zn2 प्लस आयनों को नीचे भेजेगा, और दो इलेक्ट्रॉन जो बन रहे हैं वो इसमें से फ्लो होने लगेंगे। होंगे कि नहीं बताओ? समझ में आया कि नहीं? इसी तरीके से जो SO4 डबल माइनस है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन, ये K प्लस आएगा तो SO4 डबल माइनस को भी डिस्चार्ज करने लगेगा यहाँ पे, तो पोटेशियम सल्फेट बनने लगेगा। कैसे? K प्लस, दो प्लस आएंगे, SO4 कितने हैं? डबल माइनस है, तो आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, एक दूसरे के चार्ज को कैंसिल करेंगे, क्योंकि दो प्लस है, दो पोटेशियम है क्योंकि, और SO4 दो माइनस है, तो K2SO4 बना लेगा। और फिर क्या होगा? यहाँ पे SO4 की संख्या कम होगी, जिससे इलेक्ट्रॉन आसानी से आ जाएगा, क्योंकि अब रिपेल नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन। अगर आप समझ पा रहे हो बताओ, पहले मुझे क्लियर बताओ, आपको समझ में आया कि नहीं? अगर जिस तरीके से समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, चलो। SO4 डबल माइनस जो है यहां से आ रहा। तो अब इस चीज को समझो कि इससे दोबारा से इलेक्ट्रॉन का फ्लो आ गया, और यही डेलियन सेल में लवण सेतु का कार्य है। लवण सेतु क्या करता है कि ये देखो, ये धनात्मक अर्ध सेल पूरा बन गया था, धन धन विलयन, और ये ऋण विलयन बन गया था। तो इसको उदासीनता लेके आया है लवण सेतु से। लवण सेतु से हमें बहुत फायदा हो गया, और फिर से हमारा बल्ब जल गया। तो ये डेनियल सेल है। तो अब मैं आपसे कुछ बेसिक बेसिक से क्वेश्चन करने वाला हूं, और आप इस चीज को अच्छे से
अब पहले तो आपको यदि कुछ नोट करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो हमारे पास नोट्स है, नोट मत करिए, ठीक है। नोट्स में ही सब कुछ लिखा हुआ है, यही सब बातें लिखी हुई हैं जो आपने समझा हुआ है। तो देखो अब क्या है, इस चीज को समझो। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, डेनियल सेल से हमें हुआ, डेनियल सेल आखिर है क्या? ऐसा सेल जो केमिकल, मतलब रासायनिक, रासायनिक ऊर्जा को इसने किस में बदल दिया? विद्युत ऊर्जा। तो अब देखो आप इसको याद कैसे करोगे। इसकी संरचना पढ़ते हैं, सबसे पहले संरचना पढ़ते हैं, आपको पूरा समझ में आएगा। और ये बना है डेनियल सेल, क्या बना है ये? डेनियल सेल। तो इसको छोटा कर ले क्या, बड़ा कर दे? ठीक है, इसकी संरचना पढ़ते हैं, इसको छोटा, थोड़ा सा हम इसको क्या करेंगे, इस चीज को बस बड़ा कर दे। चलो दिख रहा है क्या? अब इसकी संरचना को थोड़ा सा पढ़ते हैं। इस सेल में दो पात्र होते हैं। अभी मैं आपको चित्र भी दिखाना चाहूंगा। इस सेल में कितने पात्र होते हैं? दो पात्र। क्लियर हुआ कि नहीं? आगे देखो, पहले पात्र में जिंक की छड़ जिंक सल्फेट के विलयन में, इधर देखो, पहले पात्र में किसकी छड़ थी? जिंक की छड़। किस में डूबी हुई थी? जिंक सल्फेट के विलयन। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा और अच्छा क्लियर करूंगा, पूरा समझ में आ जाएगा। ये तो हमने समझा दिया है, अब देखना ध्यान से। बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ जल्दी समझ में आ जाएगा, पूरा समझ में आएगा। देखो, इस डेनियल सेल की जो कार्य विधि है उसको पढ़ते जाएंगे, उसी अनुसार चित्र बना लेंगे, पूरा समझ में आ जाएगा। वही ये बना हुआ है, इसमें थोड़ा सा रफ ज्यादा हो गया है, तो हो सकता है कि कुछ बच्चों को समझ में ना आए, इसलिए मैं थोड़ा सा अलग से बना रहा हूँ। तो डेनियल सेल में दो पात्र होते हैं, क्लियर हुआ कि नहीं? पहले पात्र में क्या होता है? पहले पात्र में जिंक की छड़ होती है। किसकी छड़ होती है? जिंक की छड़। और दूसरे पात्र में किसकी छड़ होती है? कॉपर की। तो देखो क्या करना है, बहुत ही सरल। ये आप दो तरीके से इलेक्ट्रोड लगा दो, ये देखो। अब भाषा पूरी आप बोलो। इस सेल में दो पात्र होते हैं, पहले पात्र में जिंक की छड़, ये किसकी छड़ है? जिंक की। किस में डूबी रहती है बताओ? जिंक सल्फेट के विलयन में। पूरा याद करते जाओ मेरे साथ। इस सेल में दो पात्र होते हैं, पहले पात्र में जिंक की छड़ जिंक सल्फेट के विलयन में है, तथा दूसरे पात्र में कॉपर की छड़ कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी रहती, कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी रहती। चलो आगे बढ़ते हैं। दोनों अर्धशैलों को एक कांच की यू आकार की नली से, देखो अब इस चीज को अच्छे से समझो, दोनों अर्धशैलों को कांच की यू आकार की नली से जोड़ दिया जाता है। अब ये चीज तो आप समझ पा रहे होंगे, दोनों अर्धशैलों को यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, कांच की यू आकार की नली लगाई थी। आपको याद है क्यों लगाई थी? ये लवण सेतु है, इसमें क्या होता है, आयनों का अभिगमन कर सकते हैं इसके द्वारा। मतलब के प्लस आयन यहाँ जाएंगे, Cl माइनस यहाँ गए थे, नहीं के प्लस यहाँ गया था, Cl माइनस यहाँ गए थे, तो आयनों का अभिगमन इसमें हो गया था। चलिए ये भी समझ में आता है। तो इसमें अर्ध ठोस रूप में, इसमें देखो क्या है कि कांच की यू आकार की नली से जोड़ दिया जाता है, जो कि हमने जोड़ दिया। इसमें अर्ध ठोस रूप में KCl और KNO3, KCl भी ले सकते हैं या फिर KNO3 भी ले सकते हैं, दोनों ही सही है। तो हमने KCl लिया था। तो अब इसमें समझो, इसमें अर्ध ठोस रूप में, अर्ध ठोस रूप में कौन भरा रहता है? KCl। अब इतनी भाषा आप बोल के बताओ। इस डेनियल सेल में इसमें दो पात्र होते हैं, कार्य विधि हम लोग याद कर रहे हैं। इसमें दो पात्र होते हैं, पहले पात्र में जिंक की छड़ जिंक सल्फेट के विलयन में, तथा कॉपर की छड़ कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी रहती है, दोनों अर्धशैलों को। इसे बोलते हैं, ये अर्धशैल है, ये भी क्या है? एक अर्धशैल। तो दोनों अर्धशैलों को एक कांच की यू आकार की नली से जोड़ दिया जाता है, जिसमें अर्ध ठोस रूप में KCl तथा KCl या KNO3 भरा रहता है। KNO3 को एक्स्ट्रा में याद बस कर लीजिए, KCl से हमने पूरा समझ लिया। आगे बढ़ते हैं।
दोनों इलेक्ट्रोडों को एक चालक तार से वोल्ट मीटर या मीटर से जोड़ देते हैं। तो इस चीज को भी यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि क्या हमने किया। दोनों अर्ध सेलों के इलेक्ट्रोडों को किससे जोड़ देते हैं? एक हमने चालक तार यहाँ पे लगा दिया, एक अमीटर। अमीटर से हम करंट पता कर सकते हैं। ये मीटर में ऐसा तीर लगा रहता है जो ऐसा ऐसा घूम सकता है, ठीक है। तो अभी हमने इस तरीके से आया समझ में कि नहीं, बता। ठीक। अब देखो, वोल्टमीटर या अमीटर दोनों लगा सकते हैं। वोल्टमीटर से वोल्टेज नाप लेंगे और अमीटर से क्या नापेंगे? धारा। अमीटर एम्पियर में नापता है। अब इसकी बात करते हैं कार्य विधि की। कार्य विधि तो हमने बहुत ही अच्छे से समझी है, तो पूरा समझ में आएगा। देखो, सबसे पहले क्या हुआ था? सर्वप्रथम जिंक धातु की क्षण 2 इलेक्ट्रॉन उसने त्याग दिए थे, और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर Zn2+ आयनों में ऑक्सीकृत हो गया था, 2 विलयन में घुल जाती है। ये हमने समझा हुआ। और त्यागे गए इलेक्ट्रॉन जिंक के क्षण और चालक तार में गुजरते हुए कॉपर की क्षण में पहुंच जाते हैं। पूरी कार्यविधि बिल्कुल सेम टू सेम वही है जो आपने समझी है। पूरा आपको पूरा मैटर समझ में आ रहा होगा। चित्र आपके सामने बना हुआ है, वो वाला चित्र भी आप बना सकते हो। अब आगे लिखा है कि परंतु कॉपर सल्फेट विलयन में Cu2+ और SO4 आयन होते हैं, और कॉपर सल्फेट आयन क्षण में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के साथ, देखो लिखा है ना, इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होते हैं? अपचयित हो जाते हैं, यानी कि ग्रहण कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन को। क्या बना लेते हैं? कॉपर बना लेते हैं। जैसा समझा बिल्कुल वैसा ही मैंने लिखा है। ऐसी स्थिति में दोनों अर्ध सेलों में विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। दोनों अर्ध सेलों में पोटेंशियल डिफरेंट यानी विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। इसकी भी हमने बात की है। और धारा धनात्मक विभव से ऋणात्मक विभव की ओर बहती है, परंतु कुछ समय पश्चात धारा रुक जाती है। देखो, हमने ये भी चर्चा की। स्टोरी पूरी आपको याद है कि नहीं? कुछ समय बाद धारा क्या हो गई थी? रुक गई थी, क्योंकि Zn SO4 विलयन में Zn2+ आयन अधिक मात्रा में होते हैं, जिसके कारण विलयन धनावेशित हो जाता है। पूरा विलयन वो वाला धनावेशित, ये वाला ऋणावेशित। कॉपर सल्फेट विलयन SO4 आयन अधिकता के कारण ऋणावेशित हो जाता है, और ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह रुक जाता है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह लगातार बनाए रखने के लिए हम कांच की यू आकार की नली का प्रयोग करते हैं, जिसमें अर्धठोस रूप में KCl या KNO3 भरा होता है, जिसे लवण सेतु कहते हैं। इससे आवेशित विलयनों के बीच विपरीत आवेश वाले आयन प्रवेश करने लगते हैं। वही चीज है कि नहीं, बताओ। पहले ये बताओ कि ये भाषा जो मैं पढ़ रहा हूं, ये समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्लियर बताओ मुझे, समझ में आ रही है कि नहीं भाषा? ठीक है, थोड़ा जल्दी बता दिया करो, इतना टाइम नहीं रहता है। अब इसके बाद देखो, अवस्था में आ जाते हैं और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह रह जाता है। इलेक्ट्रॉन प्रवाह की विपरीत धारा प्रवाहित होने लगती है। जब वो दोनों विलयनों में वापस से वहां पे धन आयन कम होने लगे, वहां पे ऋण आयन कम होने लगे, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह रुका था जो वो फिर से चल गया। सिंपल सी बात है बिल्कुल। तो पूरा डिटेलिंग में भले ही लिखा है, लेकिन आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि समझ में नहीं आएगा। तो बताओ, समझ में आ गया कि नहीं? अब इस चीज को मैं साफ कर देता हूं, तो आप नोट कर लेना अच्छे से। टेंशन वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। ओके, चलो लो, लिख लो इसको। वीडियो को पॉज करके लिख लो, फिर चित्र वाला भी दिखा दे रहा, उसको भी बड़ा करके दिखा दो। पहले ये लिख लो। सब दिख रहा है क्लियर? नीचे का दिख रहा है? जरा देख के बताओ। थोड़ा सा ऊपर कर देना, ठीक है। लो, अब दिख रहा है क्या? ओके, चलो लिख लिया। बहुत ही बढ़िया। अब इस चीज को भी मैं बता देता हूँ कि ये जो चित्र है, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। ये देखो, वीडियो को पॉज कर लेना, ठीक ठीक है। ये वीडियो को पॉज करो फटाफट। हाँ, आप चित्र बना लो पूरा। चित्र बना लो पूरा। चलो छोड़ दें, ओके। लो, तो इस तरीके से ये है। और भी है क्या? मैं थोड़ा चेक करना चाहूंगा। अब नहीं है। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है लवण सेतु। तो अभी हमने एक दो क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, और ये हमारे चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है, जिसके अंदर हमने दो क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। तो अब आपसे क्या है, उम्मीद यही है, कमेंट बॉक्स आपका है, पढ़ाना तो मेरा है। जैसा भी लगा हो, प्लीज, जैसा भी लगा हो, मुझे जरूर बताइएगा। अब इसके बाद हम लोग करेंगे लवण सेतु, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ठीक है। तो इतना आपके लिए पर्याप्त है। अभी इतना पढ़ लो, फिर इसके बाद पार्ट बाई पार्ट में बना रहा हूँ, तो एक एक पार्ट अच्छे से देख, जब पूरा समझ में आएगा। नोट्स के साथ पढ़ रहे हैं, अब क्या चाहिए? नोट्स भी देख रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, पूरी लैंग्वेज भी देख रहे हैं। कोई डाउट हो तो आप बता दो। इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लेना, वहां पे आप डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं। मैं लाइव भी आता हूँ,
ठीक है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, अब तो सब चीजें अच्छे से क्लियर होंगी, सब सही होगा, एग्जाम भी सही जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, सब चीजें अच्छे से होंगी। जितना मेरे से प्रयास हो रहा है मैं खुद कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।